हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना हो, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है, उसका थ्योरी लेक्चर। और उसमें मैं आपको कवर करवा रहा हूं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक लास्ट वीडियो, मतलब इस चैप्टर में ये है एक लास्ट थ्योरी लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तीनों वीडियोस देख ली होंगी। और उससे भी पहले मैंने आपको 2 वीडियोस और दी थी जहां पे मैंने बहुत छोटे छोटे टर्म्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा, इन सब से रिलेटेड आपको करवाए हैं। एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 ऑलरेडी आप लोग वॉच कर चुके हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपने नहीं किया है तो पहले मैं कहूंगा कि इस चैप्टर में आप शुरुआत की कंप्लीट तरीके से थ्योरी और एक्सरसाइज सॉल्व करिए। देन उसके बाद आप इस लेक्चर को अगर वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे अनग्रुप डाटा किसको बोलते हैं, ग्रुप डाटा किसको बोलते हैं, आप यहां पर देखने वाले हैं कि मैं जब क्लासेस बोलूंगा तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताए थे। क्लियर है? तो यहां पे आप लोगों ने कंप्लीट तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तीनों वीडियोस देखिएगा, जहां पे मैंने आपको बार ग्राफ्स बताए थे, हिस्टोग्राम बताए थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बताई थी। तो ये सब चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है अगर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ना है। आपको यह भी बता दूं कि जब आप इस थ्योरी लेक्चर को पढ़ते हैं, मतलब इस थ्योरी लेक्चर को जब अभी सुनेंगे, तो यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हटके बात हो रही है। यहां पे कंप्लीट तरीके से कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात यह आती है, क्या यह हमेशा जरूरी है? एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, जैसे मैं एक थ्योरी चालू कर रहा हूं तो यहां पे जो सबसे पहला सवाल जो मैंने अभी बोला था कि यहां पे ग्राफिकल पार्ट नहीं है, यहां पे कैलकुलेशन पार्ट है। क्यों कैलकुलेशन पार्ट है? क्या ये जरूरी है कि हमेशा जब भी डाटा आपके सामने आएगा तो उस डाटा में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जरूरी है? तो नहीं, रिप्रेजेंटेशन से हटके भी बातें होती हैं जहां पे आपको एवरेज निकालना आना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पता होनी चाहिए। और यही सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए हम लोग कुल मिला के 3 चीजें पढ़ते हैं इस थ्योरी लेक्चर में, जहां पे मैं आपको मीन, मीडियन, मोड बताने वाला हूं। तो जब आपके सामने अनग्रुप्ड डाटा आएगा, उस अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग कवर अप करेंगे। क्लियर है? तो चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट ही जो है आपके सामने वही लिखा है, वी रिप्रेजेंट द डाटा इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो अभी तक आप पढ़ के आए। ठीक है? ऑल्सो बाय यूजिंग द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज, द मीन इज कैलकुलेटेड, द मीडियन इज कैलकुलेटेड, द मोड इज कैलकुलेटेड। जब डाटा बड़ा होता है तो उनकी सेंट्रल वैल्यूज को देख के कई ऐसी मैक्सिमम चीजें होती हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत हेल्पफुल होती हैं कि हमारे कंपनी का ग्राफ कैसा बनने वाला है, ठीक है, या हमारा एक एवरेज कैसा चल रहा है। क्लियर? तो ये चीजें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो वर्ड जो मीन है ये एवरेज वर्ड है, जो यहां पे लास्ट पॉइंट में लिखा है, द मीन, द एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर डेफिनेशन ऑफ मीन कोई आपसे पूछता है तो वर्ड मीन का मतलब है एवरेज कैलकुलेट करना। और एवरेज आप लोग जब 5 एग्जाम्स देते हैं, मतलब आप जब ये एग्जाम्स देते हैं तो इसमें जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को अलग अलग स्कोर मिलता है, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 60, 50, जो भी आपका टेस्ट हुआ। तो आउट ऑफ द टोटल मार्क्स आपको एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, ऐसे आपने कितने सब्जेक्ट के मार्क्स दिए, आपका एवरेज कैलकुलेट ऐसे ही होता है, उसी को हम कहते हैं मीन। तो वर्ड एवरेज का मतलब ही है मीन। एवरेज का मतलब है जितनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन ऑब्जर्वेशंस का सम कर दीजिए। और ये आपने 8th में भी पढ़ा है। तो आपने ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना सीखा है और उसको फिर आपने उससे डिवाइड किया है, किससे?
कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लो 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सारी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, तो उन सब का जब मैं सम टोटल करके डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये आपने 8th में पढ़ा था वर्ड मीन, क्लियर। इस मीन को थोड़ा सा हम अपडेट करते हैं क्लास 9th के अंदर और आपको बताते हैं कि यहां पे उसी वर्ड मीन को हम बोलने वाले हैं एक्स बार से डिनोट करने वाले हैं, क्लियर। तो यहां पे यही चीज हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैंने पिक किया है। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है हैरी और दूसरे का नाम है मैरी, ठीक है। तो मैरी और हैरी ने टोटल यहां पे 5 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया है, यही चीज आपके सामने लिखा हुआ है। एन एग्जाम्पल, व्हेन 2 स्टूडेंट्स मैरी एंड हैरी रिसीव्ड देयर टेस्ट कॉपी, द टेस्ट हैड 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 10 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का था, टोटल मतलब 50 मार्क का पेपर था। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन में मैरी को कितने मार्क्स मिले, हैरी को कितने मार्क्स मिले, ऐसा हमने लिख लिया, एक डाटा आपके सामने दे दिया। अब आप समझना कि दोनों में आपस में बहस हुई, मतलब दोनों में आपस में ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि भाई किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। दोनों ने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये निकाला कि हम क्यों ना एवरेज निकालें। बात को समझना, हैरी और मैरी ने क्या किया, अपने अपने मार्क्स का एवरेज निकाला। आप देखिएगा, अगर इन दोनों ने अपने अपने मार्क्स का एवरेज निकाला, दैट मीन्स अगर मैरी ये कहती है कि, देखिएगा हम यहाँ पे पेन चूज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मैरी ने बोला कि भाई मेरे को 5 क्वेश्चंस में जो मार्क्स मिले, पहले क्वेश्चन में 10 मार्क मिले हैं, दूसरे क्वेश्चन में 8 मार्क्स मिले हैं, तीसरे क्वेश्चन में 9 मार्क्स मिले हैं, फिर चौथे क्वेश्चन में अगेन 8 मार्क्स मिले हैं और फिर 7 मार्क्स मिले हैं। तो यहां पे इसने सम टोटल किया और सम टोटल करने के बाद इन्होंने ये नोटिस किया कि 26 प्लस 9, तो 26 प्लस 10 करता हूं तो 36, 35 प्लस 7 तो 35 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8 16, तो 10 प्लस 16 इज 26 प्लस 9, तो यहां पे इन्होंने बोला 35 प्लस 5 इज 40 एंड 42। इसने बोला मुझे तो टोटल मार्क्स 42 आउट ऑफ, अगर ये देखे तो इसने सारे ऑब्जर्वेशंस को क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद इसने देखा कि मैंने तो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आउट ऑफ दैट 5 क्वेश्चंस अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो ये समथिंग 8 पॉइंट आ रहा है। डन। तो इन्होंने बोला कि मुझे जो एवरेज मिला है वो 8.4 मिला। डन, ये मैरी ने बोला। हैरी ने बोला कि ठीक है चलो हम भी अपने ऑब्जर्वेशंस को हम भी देखते हैं कि हमें कितने मिले। तो हैरी ने क्या किया, यहां पे देखिएगा, हैरी ने यहां पे अगेन अपने मार्क्स का सम टोटल किया, 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। डन। तो 30 प्लस 34 और 34 प्लस 7, तो 34 प्लस 6 भी करते हैं तो 41। इसने कहा कि मुझे तो सम टोटल 41 और 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, एवरेज निकाला दोनों ने, तो यहाँ पे इनका जो एवरेज आया वो समथिंग 8.2 आया। तो मैरी ने बोला कि इसका मतलब मेरा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, मेरा परफॉर्मेंस 8.4 का एवरेज आ रहा है। दैट मीन्स क्योंकि 0.4 आया, आपका 0.2 आया है, तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ऐसा हैरी ने जवाब दिया। डन। लेकिन मैरी ने ऐसा जवाब दिया, हैरी इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं था। एक पूरी स्टोरी लिखी है आपके एनसीईआरटी बुक में, यही चीज यहां पे मैंने आपको समझाई भी है। देखिएगा कि मैरी का एवरेज था 8.4, हैरी का एवरेज था 8.2। आप कहेंगे कि मैरी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हैरी इससे सेटिस्फाइड नहीं था। द रीजन इज बीइंग, हैरी का ये बोलना था कि 10-10 मार्क के क्वेश्चन थे, मैंने तो 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किए, 10 मार्क्स आए हैं, कंप्लीट मार्क्स आए हैं, सिर्फ 2 ही तो सब्जेक्ट में कम है, और इनके एक ही सब्जेक्ट में कंप्लीट मार्क्स आए हैं, बाकी सब्जेक्ट में इनके अच्छे मार्क्स नहीं है। तो हैरी ने इस चीज को मैरी को समझाने के लिए एक तरीका यूज किया। वो क्या तरीका यूज किया, तो मैं कहूंगा यहां पे जो तरीका इन्होंने यूज किया, किसने, हैरी ने,
किसको? मैरी को समझाने के लिए। तो हैरी ने बोला कि क्यों ना हम एक काम करें, हम अपने स्कोर्स को अरेंज करते हैं। एक अरेंजमेंट का वे यूज किया। उसने मैरी के स्कोर्स को अरेंज किया फ्रॉम छोटे से बड़े तक, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाए अपने मार्क्स और मैरी के मार्क्स। इन्होंने मैरी को ऐसे समझाया कि देखिए, अगर हम एक सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, अगर सेंटर वैल्यू देखते हैं, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें आपको 8 मार्क्स मिले और मुझे मेरे थर्ड क्वेश्चन में 10 मार्क्स मिले हैं। दैट मीन्स मेरा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। ऐसा हैरी ने मैरी को समझाया। एक चीज ये, या इसने एक दूसरा तरीका यूज किया। वो तरीका ये था कि इन्होंने बोला कि देखो 10-10 मार्क्स मेरे 3 पेपर में आए हैं, 3 क्वेश्चंस में मुझे 10-10 मार्क्स मिले हैं, मुझे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा मार्क्स मिले हैं। आपके जो है यहां पे आपके जो मार्क्स हैं, आपके 2 क्वेश्चंस में सिर्फ 8-8 मार्क्स आए हैं, बाकी में आपके सिर्फ एक ही क्वेश्चन में 10 मार्क्स आया। तो इससे भी मैं ये बोल सकता हूं कि हैरी की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू मैरी अच्छी है। हैरी ने 2 तरीकों का यूज किया मैरी को समझाने के लिए। डन। तो यही जो 3 तरीके यहां पे यूज हुए, एक एवरेज मेथड, एक दूसरा मेथड आपने यूज किया सेंट्रल वैल्यू पता करने का, जिसको हम कहते हैं मीडियन, मिडिल वैल्यू निकाली। तीसरा मेथड जो था वो था मोड। मोड मतलब जो ऑब्जर्वेशंस रिपीटेड है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है, उसको मार्क आउट करना, मोड। तो यही चीज, जो तीनों चीजें हैं, हमें इस थ्योरी लेक्चर में समझनी है। हैरी ट्राइड आउट अनदर स्ट्रेटेजी। ही सेड ही हैड स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर ऑफन। सबसे ज्यादा उसने 10 मार्क्स पाए हैं, 3 बार पाए हैं, एज कंपेयर टू मैरी हु स्कोर्ड 10 मार्क्स ओनली वंस, सो हिज परफॉर्मेंस वाज बेटर। तो ये जो दोनों के बीच का आपस का कम्युनिकेशन था, आपस का आर्ग्यूमेंट था, यही चीज हमें भी सीखनी है। मीन, मीडियन, मोड, ये 3 तरीके किसी भी बड़े डाटा को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके उनके बीच का मिडिल वैल्यू निकालने के लिए यूज होती है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू कहां पे ज्यादा आ रही है, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, वही चीज हमें यहां सीखनी है। मीन हम कहते हैं जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। द एवरेज स्कोर दैट मैरी फाउंड इन द फर्स्ट केस इज द मीन। The middle score that Harry was using for his argument is the median, and the most often scored marked, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार दिख रही है, ठीक है, वो जो स्ट्रेटजी है उसको हम मोड कहते हैं। तो आपको ये चीज समझ आती है कि जब भी अनग्रुप्ड डाटा आपके सामने आएगा, अनग्रुप्ड डाटा में ये 3 स्ट्रेटजीज यूज आप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स में लास्ट क्वेश्चन है, अभी करवाऊंगा मैं उसको, एक एग्जाम्पल है। वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। क्वेश्चन ये दे दिया जाता है कि आप तीनों चीजों कैलकुलेट करो, आप मीन भी कैलकुलेट करो, आप मीडियन भी कैलकुलेट करो, आप मोड भी कैलकुलेट करो। और अगर कोई 3 मार्क्स का सवाल आता है या 2 मार्क्स का सवाल आता है, तो वो इनमें से कोई एक चीज कैलकुलेट करने को बोलेंगे। बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस देके वो कहेंगे मीन कैलकुलेट करिए, ठीक है, वो कहेंगे मीडियन कैलकुलेट करिए, वो कहेंगे मोड कैलकुलेट करिए। तो एक एक क्वेश्चन भी आ सकता है और एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तीनों चीजें कैलकुलेट करने को बोल देंगे। तो चलो यहां पे अगेन हम इस चीज को समझते हैं कि हमें ये समझ आया कि अब जब आपको, पहले हम मीन से अपनी कहानी चालू कर रहे हैं, जब आपको मीन कैलकुलेट करना है, मीन का मतलब है एवरेज, ठीक है, और एवरेज, तो यहां पे जब भी आपको मीन कैलकुलेट करना है तो मीन को आप हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स और बार, एक्स के ऊपर बार, ठीक है। तो मीन के लिए एक फॉर्मूला हम देते हैं, वो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। द मीन ऑफ एन एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उन सबका सम कर दीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। तो ये होता है आपका तरीका एक्स बार कैलकुलेट करने का। 9th क्लास में इसी एक्स बार को ये लोग इस फॉर्मूले से दिखाते हैं कि समेशन ऑफ,
ये जो सिंबल है ये समेशन का सिंबल है, हमेशा याद रखिएगा। इस तरह का ई ना बनाते हुए, ये ई जैसा ही दिखने वाला सिंबल है जिसको हम समेशन का सिंबल कहते हैं। इस तरीके से समेशन ये कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द इनिशियल ऑब्जर्वेशन, देखिए समेशन आई फ्रॉम द इनिशियल ऑब्जर्वेशन टू द nth ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब क्या ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है ना, तो यहां पे ये x आएगा, ये x डिनोट कर रहा है ऑब्जर्वेशंस को। हम कहेंगे पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन, फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन, फिर चौथी ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे हमारे पास कई ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो मैं कहूंगा कि कई ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो उन ऑब्जर्वेशंस को, पहली ऑब्जर्वेशन से जितनी ऑब्जर्वेशंस है उन सबका समेशन, समेशन का मतलब होता है सम, और ये जो लेटर है ये ग्रीक लेटर है, तो यहां पे इस ग्रीक लेटर को यूज किया गया है वर्ड समेशन बताने के लिए। समेशन मतलब सम, तो समेशन, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये मैं बोल रहा हूं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये समेशन, इस सिंबल को डिनोट किया गया है समेशन स्टेटमेंट बोलने के लिए। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए कि 9th क्लास में ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है, जहां पे ये बताता है कि जब भी आपको मीन कैलकुलेट करने को बोला जाए, ऐसे डाटा का जो आपको डाटा दे दिया है, ठीक है, और उस डाटा में अगर आपको मीन निकालने को बोला है तो आप एक काम करिए, छोटा अगर डाटा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। एक और फॉर्मूला है जो कि सिमिलर इसके जैसा है, लेकिन वो फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब डाटा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा है और डाटा बहुत बड़ा है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, ठीक है, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, जब तक आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो यहां पे मैंने अभी तक आपको यह समझाया कि सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजें हम लोग सीख रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड, जिसमें आपने ये फॉर्मूला 8th क्लास में पढ़ा है। ये फॉर्मूला इस फॉर्म में ना पढ़ते हुए अभी तक आपने इस फॉर्म में पढ़ा था। 9th क्लास में इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख के दिखाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो जब ऑब्जर्वेशन छोटे होते हैं, 5 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 3 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 10 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मीन कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशंस 30 दिए हैं, 50 दिए हैं, 100 दिए हैं, उस केस में हमें क्या करना है? तो उस केस में भी हम आते हैं, जब तक हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पे पिक करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। तो 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work। 5 लोगों से ये चीज पूछी गई कि आप एक हफ्ते में, in 1 week, आप कितना समय सोशल वर्क को देते हैं। 1 वीक में टोटल 7 days, तो 7 दिनों में आप कितने घंटे सोशल वर्क के लिए दे रहे हैं। तो यहां पे पहला बंदा कहता है कि मैं अपने 1 वीक के 10 घंटे यहां पे सोशल वर्क करता हूं। दूसरा बंदा कहता है मैं 7 घंटे देता हूं इन ऑल। तीसरा पर्सन कह रहा है मैं 13 आवर्स देता हूं इन ऑल। फोर्थ पर्सन कह रहा है मैं 20 आवर्स देता हूं इन ऑल। एंड जो फिफ्थ पर्सन है वो कह रहा है मैं 15 आवर्स देता हूं इन ऑल इन अ वीक। 7 दिन के अंदर इन 5 लोगों का डाटा ऐसे हमने नोट कर लिया। डन। अब फाइंड द मीन टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। और हमसे पूछा गया है कि बताइए इसका मीन क्या होगा। ये जो आपको डाटा गिवन है, आप देखिए डाटा कितना छोटा दिया है, मात्र 5 लोगों का ऑब्जर्वेशन दिया है। तो मैं यहां पे कहूंगा कि सिंपल सा जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द इनिशियल ऑब्जर्वेशन टू द लास्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्मूले का मैं यूज करता हूं तो इस डाटा के लिए जो मीन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10 + 7 + 13 + 20 प्लस यहां पे फिफ्थ पर्सन जो था उसके 15 घंटे अपॉन
5 लोगों का डाटा कलेक्ट किया था, तो ये आपका सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आएगी 10 + 7 = 17, 17 + 3 = 20, 30, 30 + 20 = 50, 30 + 20 = 50, 20, 50 + 10 = 60, 65, तो 65/5। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो मीन निकल के आया वो था x बार। मीन हमारा निकल के आया है 5 1 टाइम्स इज 5, 5 3 टाइम्स इज 15। इन ऑल 13 घंटे ऑन एन एवरेज ये 5 लोग स्पेंड कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर सबकी बात करूं तो हफ्ते में टोटल 13 घंटे एक एवरेज हर बंदा यहां पे दे रहा है। एवरेज की बात करें भाई, 2 बंदे ज्यादा समय भी तो दे रहे हैं, 20 और 15 भी तो दे रहे हैं, तो इनका एक एवरेज निकल के आता है, एक ऐसी वैल्यू जो कि ना ही बहुत छोटी है और ना ही बहुत बड़ी है, उनकी एक बीच की वैल्यू निकल के आ रही है, एवरेज। एवरेज इन ऑल अगर मैं सबकी बात करूं तो यहां पे हर बंदा 13 घंटे एक एवरेज समय अपने 7 दिन में से निकाल के सोशल वर्क को दे रहा है। तो ये क्या तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। मैं पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है इस डाटा के लिए। इस डाटा में आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बहुत ज्यादा दी हैं, और यहां पे आपसे बोला है इस डाटा के लिए मीन निकालिए। इस केस में समझना, अब मैं आ जाता हूं जहां पे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहता है कि जब भी आपको इस तरीके का रॉ डाटा दिया होता है तो आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं, जिसमें आप पहला जो कॉलम है उसमें आप वेरिएट्स लिखते हैं, जिनको हम यहाँ मार्क्स कह सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं। जब मैं इतना बड़ा डाटा देख रहा हूं तो इस डाटा में कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी होंगी जो रिपीट भी हो रही हैं। आप देखिएगा 10 के बाद यहां पे 10 तो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, बट आप देखिए 70 रिपीट हो रहा है, 70 रिपीट हुआ 3 बार, दिख रहा है हमें एक बार में, 60 रिपीट हुआ 3 बार, ठीक है, 50 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहे हैं उन ऑब्जर्वेशंस को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब हम बनाते हैं तो पहले कॉलम में हम इन ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करके लिखते हैं और इनको वेरिएट्स बोला जाता है। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो यहां पे मुझे 10 दिख रही है, तो देखिए ये 10 लिख दिया मैंने, डन। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो है यहां पर वो 10 के बाद मुझे दिख रही है 20, तो यहां पे 20, 10 और 20 से छोटी वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। 20 के बाद देखिए 10 की एंट्री कर दी, 20 की एंट्री कर दी, 20s की लाइन में और कुछ हमें डाटा नहीं दिख रहा। 30s की लाइन में चलता हूं तो 36, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमें रिपीट होती हुई दिख रही है, तो 36। फिर 36 की लाइन के बाद हम आते हैं 40s की लाइन में, तो 40 वाला डाटा हमें दिख रहा है, चलिए 40 की एंट्री कर देते हैं। 40s की लाइन में हमें और कोई डाटा यहाँ पे नहीं दिख रहा। फिर 50 दिख रहा है, 50 के बाद 50s की लाइन में अगर मैं बात करूं तो 56 नजर आ रहा है, ये 56, ठीक है। 56 के बाद यहाँ पे 50s की लाइन में और कोई डाटा नहीं है, फिर हमें 60s दिख रहा है, तो 60 की एंट्री कर दी। 60s की लाइन में और कोई डाटा नहीं है, 70s नजर आ रहा है, 70 के बाद हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 80 और 88, 82, तो यहाँ पे देखिए 80 भी हमें दिखा था, यस 80 है, 88 है एंड 92 है, ठीक है। तो इन 3 की और एंट्री हम कर लेते हैं। देखिए 70 के बाद हम लिख रहे हैं 80, 88 एंड 92। अब इस डाटा के लिए देखना, मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखिए टाइम कंज्यूम होगा, अगर आप ऐड करने बैठे तो टाइम कंज्यूम होगा। आप क्यों ना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर मैं टेली मार्किंग का यहां पे यूज करता हूं, देखिएगा टेली मार्क्स अगर मैं देखूं तो पहला ऑब्जर्वेशन है 10, दूसरा ऑब्जर्वेशन है 20, 20 के बाद है 36, फिर है 92, तो 36 की एंट्री हो गई, 92, 95, तो 92, ठीक है, और एक डाटा 95 का भी है, तो 95 भी लिख लेते हैं, चलिए, ठीक है। 92 और 95 की एंट्री हो गई। 40, 50, 56, 40, 50, 56,
40, 50, 56, 60, 70, 60, 70। तो आपको मैं बता रहा हूं जब डाटा बड़ा होता है उसके लिए मीन कैसे कैलकुलेट करना है। 92, 88, 80, 92, 88 एंड 80, ठीक है। फिर उसके बाद है 70, 72, तो 70, 72 की भी एंट्री होगी। तो यहाँ पे देखिए एक डाटा हमने नहीं लिखा है 72, और 72 की भी एंट्री होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 70 एंड 36, तो 70 एंड 36 कर दी एंट्री, ठीक है। 40, 36, 40, 36, फिर 40, 92, तो 40 एंड 92, अगेन 40, तो 40, 92, अगेन 40, एक एंट्री 40 में और हुई, ठीक है। फिर 50, 50, तो दो बार 50 है, ये हो गई 50, 50, 56, 60, तो 56 एंड 60, 56 एंड 60, 70, 60, 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 70, 60, 60, क्लियर है। तो 70, 60, 60 एंड 88, तो ये 88 की दो एंट्रीज हो गई, क्लियर है। अगर इन टैली मार्क्स को मैं यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करूं तो आप देखिएगा अब इस चीज की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, 10th ऑब्जर्वेशन की एक है, 20th ऑब्जर्वेशन एक बार आया, 36 तीन बार आया है, 40 जो है यहाँ पे 4 बार आया है, ठीक है। 50 जो है यहाँ पे 3 बार आया है, 56 जो है यहाँ पे 2 बार आया है, 60 जो है वो यहाँ पे 4 बार आया है, 70 यहाँ पे अगेन 4 टाइम्स आया है, 72 यहाँ पे 1 टाइम्स आया है, एंड 80 यहाँ पे 1 टाइम्स आया है, 88 2 टाइम्स मुझे दिखा, एंड 92, 88 के बाद 92 हमें दिख रहा है 3 टाइम्स, एंड 95 मुझे दिख रहा है 1 टाइम्स, क्लियर है। काउंट करूं अगर टोटल तो देखिए 2, 5, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14, 14 प्लस 4 इज 18, 18 प्लस 4 इज 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 30, टोटल 30 ऑब्जर्वेशंस हमें दी होंगी। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स। मार्क्स दिए थे 30 स्टूडेंट्स की, हमने टैली मार्क्स से एंट्री कर दी। अब आप बात को समझना, मुझे क्या निकालना था, मुझे मीन निकालना था, और मीन क्या कहता है कि आप सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो अभी आपने यही चीज पढ़ी थी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आप देखिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर इस फॉर्मूले का ना यूज करूं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि सम को थोड़ा आसान कर दूं। मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी को f बोल दूं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं x बोल दूं, तो f और x का अगर मल्टीप्लाई कर दूं, देखिएगा 10 था 1 टाइम्स, तो 10th ऑब्जर्वेशन आएगी 10, 20th ऑब्जर्वेशन आएगी 20, 36 आया है 3 टाइम्स, तो 36 आया है 3 टाइम्स, मतलब 36 को 3 बार ऐड करना पड़ेगा, या एक काम करूं थोड़ा आसान कर दूं तो 36 इंटू 3 करके यहां लिख दूं, तो देखिए 3 इंटू 6 इज 18, 18 का 8 कैरी 1, 108, ऐसा भी लिख सकते हैं। 40 आया है 4 टाइम्स, मतलब 160, भाई 40 को अगर 4 बार ऐड करूंगा, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, तो इससे अच्छा मैं मल्टीप्लाई करके 160 लिख दूं। 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा। ऐसे ही 56 को अगर 2 बार देखूंगा तो ये आ जाएगा 112, भाई 6 प्लस 6 12, 12 का 2 कैरी 1, और 10 हो 11, 112, ठीक है। 60 को 4 टाइम्स करूंगा तो 4 इंटू 6 इज 24, 240। 70 को 4 टाइम्स करूंगा तो 4 इंटू 7 इज 28, 280। अगेन 72, फिर 80 भी एक बार ही आया है तो 80, फिर यहां पे 88 2 बार आया है तो 2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 176। ऐसे ही 92 3 टाइम्स आया तो 92 इंटू 3 इज 276, डन। 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 9 इज 27, और 95।
अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मैं एक चीज कह सकता हूं, वो ये कि ये फॉर्मूला ना लेते हुए हम बड़े डाटा के लिए ऐसा एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि हम उन सब का समेशन कर दें, इन सब का सम कर दें। समेशन ऑफ XI FI अपॉन समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सब का अगर मैं फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, तो समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, इस वाले क्वेश्चन, इस वाले कॉलम का सम टोटल, इस वाले कॉलम का सम टोटल, अगर इस फॉर्मूले का मैं यूज करूं तो मैं यहां पे मीन कैलकुलेट करके दे सकता हूं। समेशन फ्रॉम इनिशियल ऑब्जर्वेशन I टू द लास्ट ऑब्जर्वेशन, कौन सी वाली, XI FI वाली कॉलम, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशंस जो कि मुझे XI FI वाले कॉलम में मिले, इन सब का सम टोटल कर दूं। तो इन सब का सम टोटल करके जब मैं नीचे नोट डाउन करूंगा तो मैं देखूंगा 10 + 20 इज 30, यूनिट प्लेस देखूं तो 8 + 2 इज 10, 10 + 2 इज 12, 12 + 12 इज 24, 24 + 5 इज 29, तो 9, 2 कैरी, 3 4 5, 5 + 5 10 11, 11 + 5 16, 16 + 1 17, 17 + 3 21, 21 + 8 is 29, 29 + 1 is 30, 36, 36 + 4 is 40, 44, 44 + 6, 44 + 6 is 50, 51, 51 और 7 58, 58 + 2 is 60 and 67, 7, 6 carry, 6 + 1 is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो देखिए यहाँ पे सम टोटल आएगा 1779, 1779, और टोटल इन सब का सम टोटल करूंगा तो ये 30 ही निकल के आ रहा है। क्यों ना मैं 1779 को 30 से डिवाइड कर दूं, तो ये चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आपका देखिए 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो 3 10 टाइम्स एंड 3 5 टाइम्स इज 15, 3 9 टाइम्स इज 27 एंड 3 3 टाइम्स इज 9, दैट मीन्स 59.3 ये मेरा एवरेज निकल के आएगा कि हर बच्चे को ऑन एन एवरेज जो मार्क्स मिले हैं वो 59.3 मार्क्स आसपास आए हैं। ठीक है, आप देखना इस पूरे डाटा का अगर मीन निकाला जाए तो मेरी क्लास का जो एक एवरेज आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो पास्ड हैं वो 59.3 के आसपास पास हुए हैं। ठीक है, मतलब इतने मार्क्स ऑन एन एवरेज आए हैं। 1 2 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके इससे कम है, तो मैंने एक ऐसी वैल्यू ढूंढी है जो पूरे डाटा की एक एवरेज निकल के आया। क्लियर है? तो ये जब बड़ा डाटा होता है तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला। तो यहां तक अब आपने 2 फॉर्मूले नोटिस किए। एक कौन सा, अगर मैं दोबारा से आपको रिपीट करवाऊं तो मैं कहूंगा मीन निकालने के लिए आपने 2 फॉर्मूले देखे, दोनों सिमिलर हैं, बट ये जो फॉर्मूला है ये कम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए, जब ऑब्जर्वेशन 5 2 3 10 छोटी ऑब्जर्वेशंस दी हो, कम ऑब्जर्वेशंस दी हो, तब आपने फॉर्मूला देखा है समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, ये फॉर्मूला आपने देखा। और एक फॉर्मूला आपने देखा कि समेशन ऑफ XI FI अपॉन समेशन ऑफ FI, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बट ये फॉर्मूला यूज होगा जब ऑब्जर्वेशंस कम दी हो। ठीक है, मिनिमम ऑब्जर्वेशंस दी हो। मिनिमम ऑब्जर्वेशंस में ऐसा क्लियर लिख देता हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब बहुत ज्यादा दी होती हैं ऑब्जर्वेशंस, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं फॉर अनग्रुप्ड डाटा। क्लियर है? इसको मैं बहुत क्लियरली बोलता हुआ चल रहा हूं, फॉर अनग्रुप्ड डाटा। डाटा अगर रॉ डाटा है, आप उसको अरेंज ना करते हुए, समय ना बर्बाद करते हुए आप एक काम करिए, कम डाटा है तो आप ये फॉर्मूले से मीन निकालिए। अगर डाटा ज़्यादा है जैसे ये दिया है तो उस समय आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। उम्मीद करता हूँ इस एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी।
तो मैंने एक एग्जाम्पल 10 लिया, मैंने एक एग्जाम्पल 11 लिया, एक ये वाला क्वेश्चन करवाया, एक ये वाला क्वेश्चन करवाया, और आपको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन का पार्ट यहां पे समझा दिया। मूव करते हैं थोड़ा चैप्टर के डेप्थ में, अगर हम और चलते हैं तो यहां पे देखिएगा, यही फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख के दिया है कि यहां पे दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। कौन सा वाला? पहला वाला, जो बड़ा डाटा दिया है उसके लिए आपको एक नया फॉर्मूला यहां पे लिख के वही दिखाया है जो अभी मैंने लिखा। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं अगर थोड़ा सा और आगे, तो यहां पे इन द केस ऑफ एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। डन। जब ऑब्जर्वेशन बड़ा होता है तो हम मीन कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू द लास्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। बोलने का तरीका देखिएगा। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे। द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड द मीडियन। एक दूसरा तरीका हम देख रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने का। सेंट्रल वैल्यू ढूंढने के लिए हम एक दूसरी चीज का यूज करते हैं, मीडियन। अगेन यहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आपको जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ठीक है, वो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं एंड ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं। इसको समझना पड़ेगा। सर इवन ऑड क्या? तो इवन ऑड मतलब यहां पे जो भी तुम्हें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स। आपको जितनी भी बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी हो, ठीक है, मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन दी हैं, आपको 12 ऑब्जर्वेशन दिए, आपको 11 ऑब्जर्वेशन दिए, मैं कहूं आपको 41 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो उन पूरे ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दूं फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो एकदम जो मिड वैल्यू है, दो पार्ट में जब आप डिवाइड करते हैं डाटा को, तो जो सेंट्रल वैल्यू है उसको कहते हैं मीडियन। और ये कैसे होगा सर? तो अगेन इसके लिए दो चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जब पूरा डाटा अरेंज किया जाए और काउंटिंग की जाए कि कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं देखूंगा ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, अगर मैं यहां लिख दूं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसको अभी आपने समझा कि मैं n भी बोल सकता हूं, n, ठीक है। अगर ये n की वैल्यू एक इवन वैल्यू आती है या अगर ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, देखिए ऑड हो तो ये काम ज्यादा आसान हो जाता है। ऑड में होता क्या है कि ऐसी वैल्यू आती है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। मैंने बोला कि आपको टोटल मैंने 5 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, तो आउट ऑफ दिस 5 ऑब्जर्वेशंस, अगर मैंने बोला, एक एग्जांपल लेता हूं कि आउट ऑफ दिस 5 ऑब्जर्वेशंस मैंने कहा 5 बच्चों के मैंने मार्क्स नोट किए। एक बच्चे को मिले हैं 10 मार्क, एक को मिले हैं 20 मार्क, एक को मिले हैं यहाँ पर 25 मार्क्स, एक को मिले हैं 29 मार्क्स, एक को पूरे मार्क्स मिले 30। तो आउट ऑफ 30 मार्क्स ये मार्क्स मिले हैं 5 स्टूडेंट्स को। ऐसा मैंने एक डाटा लिख दिया। आप देखिएगा इस पूरे डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू है 25, तुमने क्या किया, ये पूरे डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 ऑब्जर्वेशंस इधर एक ग्रुप बना ली, 2 ऑब्जर्वेशंस ने इधर एक ग्रुप बना लिया। तो ये जो सेंट्रल वैल्यू आई है इसी को मीडियन बोला जाता है, मिडिल वैल्यू, मीडियन। ये कब आसान हो गया देखना, जब 5 ऑब्जर्वेशंस दी थी, मतलब 5 का मतलब ये कि दिया हुआ डाटा ऑड वैल्यूज थी। तो हमेशा याद रखना, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जब आपके सामने रॉ डाटा आता है और मीडियन कैलकुलेट करने को बोले, तो आपको पूरे डाटा को पहले तो अरेंज करना है फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फ्रॉम डिसेंडिंग टू असेंडिंग, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप असेंडिंग फॉर्म में डाटा को अरेंज कर लीजिए, बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिए, काम आसान हो जाता है। उसके बाद आप n को काउंट करिए, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। आप देखिए अगर ऑड वैल्यू दी है, अगर ऑड वैल्यू दी है तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इस केस में आप कहेंगे व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड द मीडियन इज द वैल्यू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। मीडियन बताना है तो मीडियन हमारा इस केस में आता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये बोलने का तरीका है।
क्या बोला मैंने, जैसे मैंने अभी 5 ऑब्जर्वेशन ली थी, तो 5 ऑब्जर्वेशन में n की वैल्यू 5 थी, तो 5 + 1/2 करूंगा तो ये आएगा 3 का मतलब है थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो आपने देखा था अभी मैंने जो डाटा लिया था उसमें जो थर्ड वैल्यू थी वो मीडियन था। मैंने जो डाटा लिया था वो था 10 मार्क मिले, 20 मिले, 25 मिले, 29 मिले, 30 मार्क मिले। तो ये जो 25 था ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी और ये अरेंजमेंट के बाद ही आएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन जब आप यहां से काउंट करना चालू करेंगे 1 2 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब 25 इज द मीडियन। 25 इज द मीडियन। ये केस तब का है जब दिए हुए ऑब्जर्वेशंस ऑड होते हैं। ऑड का काम बहुत आसान है। n + 1/2 ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती तो इस केस में जो हम रूल यूज करते हैं वो ये है कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन द मीडियन इज द मीन। किसका मीन, देखिए मीन, अगेन मीन की बात हो रही, किसका मीन, तो n/2 एंड द n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। क्या बोलना चाह रहा है, ऐसा नहीं समझ आया तो मैं एक ब्लैंक शीट में समझाता हूं। देखिएगा यहां पे अगर मैं एक ब्लैंक शीट ले लूं और मैं बोलूं कि आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। पहले स्टूडेंट के तो यहां पे आए थे 10 मार्क्स, यहां लिख देते हैं। पहले स्टूडेंट के आए 10 मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट के आए 20 मार्क्स, एक स्टूडेंट है जिसके आए 25 मार्क्स, एक स्टूडेंट है जिसके आए 29 मार्क्स, एक स्टूडेंट है जिसके आए हैं 30 मार्क्स, और एक और स्टूडेंट है, यहां पे देखो 5 स्टूडेंट, एक 6th स्टूडेंट मैं और ले लूं जिसके मार्क्स अगेन आए हैं 25। ऐसे ये एक रॉ डाटा दिया है। अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो अरेंज होने के बाद ये डाटा बनेगा 10 20 25 25 29 एंड 30। 6 स्टूडेंट्स का डाटा मैंने नोट कर दिया, अरेंज कर दिया इन असेंडिंग फॉर्म। ठीक है, अब देखना इसका मीडियन निकालना है। तो अगर आप n काउंट करें, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो n ये जो आ रहा है ये 6 आ रहा है। 6 का मतलब दी हुई ऑब्जर्वेशंस इवन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले n/2 ऑब्जर्वेशन निकालूंगा, n/2 ऑब्जर्वेशन निकालूंगा। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी 6/2 ऑब्जर्वेशन, दैट मींस थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन मार्क कर दूंगा, ये रही आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा कैसे, जैसे कि पीछे बताया गया था, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1। देखो n/2 + 1 ये एक अलग फॉर्म लिखा है मैंने। थर्ड ऑब्जर्वेशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू हमारी आएगी 6/2 + 1, और ये वैल्यू निकल के आएगी 3 + 1, दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड 4th ऑब्जर्वेशन मार्क कर देता हूं। अब इसका मीन निकालना है, तो इसका मीन निकल के आएगा, देखिए मीन ऑफ थर्ड एंड 4th ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूं तो ये मीन क्या निकल के आएगा, ये मीन निकल के आएगा 25 + 25 अपॉन 2, दैट इज मीन निकालना था ना, मीन मतलब एवरेज। 2 ऑब्जर्वेशंस का निकाला तो 2 ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू निकल के आएगी 50/2, दैट इज 25। तो इस डाटा का जो मीन निकल के आएगा वो निकल के आया है 25। सेंटर वैल्यू 25 एंड 25 की सेंटर वैल्यू है 25। इस तरीके से अगर n जो है वो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, और इसी चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, आ जाता हूं वापस यहां पर, इसी चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले n देखो। अगर n इवन दिया है तो इवन के केस में आप कहेंगे n/2 प्लस n/2 + 1th अपॉन 2। ये फॉर्मूले का आप यूज करिएगा।
आपने पहले n/2 निकाला, फिर आपने n/2 + 1th निकाला, फिर अपॉन मीन निकाला, थ ऑब्जर्वेशन। ऐसे ये बोलने का तरीका है, ठीक है। ये मीडियन कैलकुलेट करके देगा, तो यहां पे थ ऑब्जर्वेशन ना लगाते हुए यहां लगाता हूं थ एंड थ, मतलब इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 विल गिव यू द मीडियन। अगर n इवन है उस केस में, n ऑड है तो उस केस में आप यूज करेंगे n + 1/2। तो स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं, n + 1 न्यूमरेटर में, यहां पे सिर्फ n/2 है, +1 अलग से है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे आपने देखा मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका। एक क्वेश्चन पिक करते हैं, इसको देखिए। द हाइट्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज। 9 स्टूडेंट्स का डाटा तुम्हें दिए, उनकी हाइट दी है और वो भी सेंटीमीटर में दी है। पहले स्टूडेंट की हाइट है 155 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 145 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, ऐसे टोटल 9 स्टूडेंट्स का आपको डाटा दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं मीडियन कैलकुलेट करिए, मीडियन कैलकुलेट करना है। अब आप देखिएगा यहां पे अगर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, और टू कैलकुलेट द मीडियन, टू फाइंड द मीडियन, मीडियन पता करने के लिए द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये वैल्यू है n, जिसको हम n से डिनोट करेंगे, तो n जो है यहाँ पे 9 लोगों का डाटा दे रहा है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टूडेंट्स हैं। और 9 जो है ये अपने आप में एक ऑड वैल्यू है, और अगर ये ऑड वैल्यू है तो ये जो पूरा डाटा दिया है इसको अगर हम अरेंज करके लिखें, आप देखिएगा इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो एक तरीका अरेंज करके मिडिल वैल्यू बता सकता हूं, दूसरा तरीका आपने पढ़ा है फॉर्मूले से, ठीक है। मीडियन बताने के लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हम कहेंगे n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये आपका जवाब होगा। दैट मीन्स अगर मैं 9 + 1/2 कर दूं तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 9 + 1 = 10, 10/2 का मतलब है 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन। और 5th ऑब्जर्वेशन अगर मैं यहां पर नोटिस करूं, 5th ऑब्जर्वेशन, देखिए 5th ऑब्जर्वेशन में तभी बता पाऊंगा जब ये पूरा डाटा एक अरेंज फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे 155 सबसे आगे लिखा, 144 कहीं बीच में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डाटा को अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मुझे दिख रही है 144, मैं लिख लेता हूँ 144। देन उसके बाद हमें जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 145, तो 145 बढ़ते हुए क्रम में मैं नोट कर रहा हूँ। 145 के बाद हमें वैल्यू दिख रही है 147, फिर वैल्यू हमें दिख रही है 148, तो ये मैंने 147 की एंट्री कर दी, 148 की एंट्री कर दी, ये आ गई 149 सेंटीमीटर्स की एक हाइट हमें दिख रही है, और हमें एक 150 दिख रहा है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर। एक हाइट हमें दिख रही है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हाइट हमें दिख रही है 155 और 160, तो 155 एंड 160, देखिए बढ़ते हुए क्रम में मैंने डाटा लगा दिया। अब जैसे ही बढ़ते हुए क्रम में मैं करूंगा तो 5th ऑब्जर्वेशन अगर मैं यहाँ पे मार्क आउट करूं, 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, 5th ऑब्जर्वेशन इज 149, ठीक है। तो मैं कहूंगा देयरफॉर 5th ऑब्जर्वेशन on arranging the data is 149 सेंटीमीटर्स। therefore जो मीडियन हमारा यहाँ पे आएगा इस डाटा के लिए, मीडियन इज इक्वल्स टू 149। मीडियन क्या है, तो मीडियन है हमारा 149। 5th ऑब्जर्वेशन, देखिए यहां पे मैंने ये चीज सबसे पहले बहुत जरूरी है हाईलाइट करना कि आप भाई इस फॉर्मूले का यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि n9 एक ऑड वैल्यू है इस कारण। एक और ऐसा क्वेश्चन अगर मैं पिक करूं जिसमें अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, अगेन आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 13 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 13 में कह रहा है द पॉइंट स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज।
कितने पॉइंट उन्होंने स्कोर किए, और अगर उसका मीडियन निकालना है तो आप देखिएगा आपको जो पूरे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन, ठीक है। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग फॉर्म। अगर मैं असेंडिंग फॉर्म में इसको अरेंज करता हूं, देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू 2 दिख रही है तो 2, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 के बाद हमें दिख रहा है 5, तो 2 की एंट्री कर दी, 3 4 हमें कहीं नहीं दिख रहा, 5 दिख रहा है, 5 के बाद 7 दिख रहा है, 7 के बाद 8 भी दिख रहा है। तो यहां पे मैं बोलूंगा देखिए 2 5, तो 2 के बाद एक एंट्री 5 की हुई, 5, और अगर मैं 5 देखूं तो और पूरे डाटा में 5 कहीं नहीं है, 5 के बाद डायरेक्टली 7 है, और 7 अगर आप देखें तो 2 बार दिया है, एक 7 यहाँ दिया है और दूसरा 7 यहाँ दिया है, तो 2 बार 7 आएगा। क्लियर है? देखिए 2 की एंट्री हो गई, 5 की एंट्री हो गई, 5 और कहीं नहीं था, 7 की एंट्री हो गई, 8 की एंट्री करूंगा तो 8 भी मुझे 2 बार यहाँ पे नजर आ रहा है, एक ये 8 है, एक ये 8 है। 8 की एंट्री और कहीं नहीं है। 8 के बाद 9 कहीं नहीं है, 10 है, 10 अगेन 2 बार है, तो ये 10 की 2 बार एंट्री हो गई। 10 के बाद 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, तो 14 है वो भी एक बार, ठीक है। 14 के बाद नेक्स्ट हम अरेंज करेंगे 15 को, तो 15 भी है एक बार, ये रहा 15, और 15 के बाद यहाँ पे 16 नहीं है, 17 है, 17 भी एक बार है, और 17 के बाद फिर है 18, तो 17 और 18 की एंट्री भी यहाँ पे हो गई। क्लियर है? 19 नहीं है, 20 नहीं है, 24 है, 24 के बाद 27 28, तो 24 27 28, देखिएगा 24 की एंट्री हो गई, 27 की हो गई, 28 की हो गई, और फिर है 48। मैंने पूरे दिए हुए डाटा को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। कितने डाटा, कितने ऑब्जर्वेशंस थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए वो मुझे 16 दिए, और 16 अगर मैं देखूं तो ये मुझे एक इवन वैल्यू दी है, 2 से डिविजिबल है। if median, if number of observations are even, then the mean of n by 2th observation and n by 2 plus 1th observation, अगर मैं इसको देखूं तो वो मुझे मीडियन देगा। तो इस केस में अगर मैं मीडियन कैलकुलेट करूं तो मीडियन हमारा निकल के आएगा n by 2th observation added with n by 2 plus 1th observation by 2, और ये वैल्यू आ जाएगी n by 2 मतलब 16 by 2, तो 16 by 2 प्लस 16 by 2 प्लस 1, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, तो ये वैल्यू आ रही है 8th ऑब्जर्वेशन, 2 8 टाइम्स से 16, तो 8th ऑब्जर्वेशन एडेड विथ, देखिएगा ये आएगा आपका 8 प्लस 1 9th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, और 8th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, तो आपने जो अरेंज किया है उसमें 8th की वैल्यू देखिएगा। यहां मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज द 9th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 10 प्लस 14 बाई 2 आपको करना है, और ये वैल्यू आ रही है 24 बाई 2, और ये वैल्यू आ रही है 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 12 ये वैल्यू आ रही है मीडियन की। ये आपका मीडियन निकल के यहां पर आ गया। क्लियर है? तो मीडियन हमारा आ रहा है 12। डन।
तो इस प्रकार से आपने फाइनली यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखा कि अगर दी हुई ऑब्जर्वेशंस इवन है तो कैसे सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया, अगर n ऑड है, अगर n इवन है, तो यहां पे ये है इसका तरीका सॉल्व करने का। चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद आपको ये बताते हैं कि मॉड का मतलब क्या होता है। देखिए मोड समझाने के लिए मैंने यहाँ मीन समझा दिया, मीडियन समझा दिया, मोड समझाने के लिए मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल ही पिक कर रहा हूँ। एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें तो मोड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पूरी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसमें से ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जिसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है। अगर यहाँ पे मैं कहूँगा जब भी आपको मोड निकालना है दिए हुए डाटा का, तो आप एक काम करिए, पूरे डाटा को अरेंज करिए, ठीक है, और सबसे पहले वाले कॉलम में आप वेरिएट्स को नोट करिए, ठीक है। तो वेरिएट्स अगर मैं नोट करता हूं तो देखिए 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 की एंट्री दिख रही है, 3 की दिख रही है, 4 की दिख रही है, 5 की दिख रही है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, तो 7 दिख रहा है, 8 नहीं है, 9 है, 9 के बाद एक वेरिएट है 10। आप इन सब का टेली मार्किंग मतलब फ्रीक्वेंसी नोट करिए, तो यहाँ पे टेली मार्क्स, और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी नोट करिए, आप इन सब की एंट्री करिए, ठीक है। तो देखिएगा 4 पहला ऑब्जर्वेशन है 4, फिर है 6 6, फिर है 5 5, फिर है 9 9, ठीक है, फिर है 3 2 7 7, तो 3 2 7 7 डन। 6 5 4, तो 6 5 4, देखिएगा 6 5 4, 9 10 10, तो 9 10 10, फिर उसके बाद है 3 4 7, तो 3 4 7 3 4 7, 6 9 9 6 9 9। देखिएगा यहां पे 2 है एक बार, 3 है 2 बार, 4 है 3 टाइम्स, 5 है 2 टाइम्स, 6 है 3 टाइम्स, 7 है अगेन 3 टाइम्स, 9 है 4 टाइम्स एंड 10 है 2 टाइम्स। ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो मैं कहूंगा यहां पे 4 फ्रीक्वेंसी आ रही है, ऑब्जर्वेशन है आपका 9, मतलब ये जो वेरिएट है 9, ये इस डाटा का मोड होगा। तो मोड इज इक्वल टू 9। कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो ये आपका मोड निकालने का तरीका है, सिंपल सोबर, ठीक है। तो मोड निकालना आसान है। तो यहाँ पे आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया होगा, आपको मीन मीडियन मोड निकालने को बोलेंगे। 20 स्टूडेंट्स इन ऑल आपको दिए थे, 20 स्टूडेंट्स का मोड निकालने को बोला, 20 स्टूडेंट्स का जो मोड आ रहा है वो है 9। क्लियर है? तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड, इस तरह के सवाल मैं कहूंगा डेफिनेटली आ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में बात की थी कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है ज्यादा मार्क्स में जहां पे आपको मीन मीडियन मोड तीनों एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करने को बोलते हैं। हमेशा याद रखना इस तरह का जो सवाल होगा उसमें ऑब्जर्वेशंस कम होंगी। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़े तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंसीडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री। एक कोई फैक्ट्री है, बहुत छोटी फैक्ट्री है, ठीक है, वेयर देयर आर ओनली 5 एम्प्लॉइज, जहां पे से 5 एम्प्लॉइज काम करते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री है। अ सुपरवाइजर एंड 4 लेबर्स, तो यहाँ पे जो 5 एम्प्लॉइज हैं वहां पे एक सुपरवाइजर है और 4 लेबर्स उनके अंडर में काम करती हैं। टोटल 5 एम्प्लॉइज हैं। द लेबर ड्रॉ अ सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ। तो आपको यहाँ पे सैलरी ऑफ अ लेबर बोली है। एक लेबर की सैलरी कितनी है? तो वो है 5000 रुपए लेबर की सैलरी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, टोटल नंबर ऑफ लेबर्स है यहां पर 4, 4 लेबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। वाइल द सुपरवाइजर गेट, तो सैलरी ऑफ सुपरवाइजर भी आपको दी है। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर अगर मैं देखूं तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो है ₹15,000, 15,000 रुपये एक महीने का उसको सैलरी मिलती है। और नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स 1 ही है। टोटल नंबर ऑफ सुपरवाइजर हमें यहाँ पर 1 बोले हैं,
डन। देखिएगा तो टोटल 5 ही एम्प्लॉयज हैं। कैलकुलेट द मीन, तो मीन निकालने के लिए मैं कहूंगा आपको x बार कैलकुलेट करना है। x बार का मतलब है समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर्मूला जो लिख कर आना, समेशन ऑफ ऑल मतलब फ्रॉम इनिशियल टू द लास्ट ऑब्जर्वेशन। तो मैं देखूं तो 5-5 हजार के 4 लेबर, ठीक है, तो यहां पर 5000 के 4 लेबर, 5000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस एक जो सुपरवाइजर है उनकी सैलरी है 15,000 रुपये। तो 2 2 4 5 और टोटल 5 यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं। ये तरीका होगा मीन कैलकुलेट करने का। क्लियर? तो इस केस में जो मीन निकल के आएगा, मीन हमारा निकल के आएगा x बार की वैल्यू, जो कि देखिएगा 5 + 5 10, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 35,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये x बार की वैल्यू आएगी 5 7 टाइम्स और 3 0। इसका मतलब जो मीन निकल के आया वो ऑन एन एवरेज हर एक एम्प्लॉय को 7,000 रुपये जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज देखा जाए। ठीक है, अगर सुपरवाइजर को कंसीडर ना करके कंपनी का एवरेज कैलकुलेट करूं कि एवरेज सैलरी क्या जा रही है, तो वो 7,000 रुपये एवरेज सैलरी जा रही है। ये आ गया आपका मीन। ठीक है, अब आपको इसी चीज का मीडियन भी कैलकुलेट करना है। तो टू कैलकुलेट द मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आप मिडिल वैल्यू देखेंगे। दैट मीन्स अगर मैं इस डाटा को इस तरीके से लिख दूं 5,000 5,000 5,000 5,000, ठीक है, 4 एम्प्लॉय और एक 15,000, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। तो अगर यहां पे मैं देखूं तो n जो दिया है टोटल 5 एम्प्लॉयज दिए हैं, और 5 का मतलब यहां पे ये है आपकी एक ऑड वैल्यू। और अगर ये ऑड वैल्यू है तो मैं यहां पे कहूंगा कि मीडियन आपका निकल के आएगा n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, टूथ ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में मैं कहूंगा कि मीडियन हमारा यहां पर आएगा 5 + 1 6/2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, और थर्ड ऑब्जर्वेशन मतलब 5,000 रुपये, ₹5,000। ये मीडियन निकल के आया, मिडिल वैल्यू एक मीडियन निकल के आया 5,000। तो आप देखिए मीडियन क्या आया, मीन क्या आया। ऐसे ही ये कह रहा है आपसे अब मोड कैलकुलेट करने के लिए। तो मोड कैलकुलेट करने के लिए आप कहानी लिखेंगे यहाँ पे। मोड का मतलब क्या है? तो मोड का मतलब है कि 2 वेरिएट्स दिए थे, एक तो मुझे 5,000 दिया था, एक 15,000 दिया था। 5,000 यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 15,000 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो मैं कहूंगा इस केस में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मोड इज द maximum number of frequency occurred of a particular observation, ये होता है आपका मोड। तो इसका मतलब 4 फ्रीक्वेंसी 4 ज्यादा है किसकी? 5,000 की। तो मैं कहूंगा therefore ₹5,000 इज इक्वल्स टू मोड, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। ठीक है, ये 4 बार अकर हुआ है, सबसे ज्यादा बार अकर हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सरसाइज 14.4 सॉल्व करना ना भूले। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है इस थ्योरी लेक्चर के बाद 14.4, जिसके सॉल्यूशन वीडियोस बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार से आपने ये जो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स था, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, डाटा किसको कहते हैं, कई तरह की टर्म्स, अनग्रुप्ड ग्रुप्ड डाटा किसको कहते हैं, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव मेथड किसको कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की टोटल 3 वीडियोस, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सब समझा आपने। यहां पर इस वीडियो के अंदर आपने समझा यहां पे मिडिल टेंडेंसी, मतलब यहां पे हम टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे आपने मीन, मीडियन, मोड, ये 3 फंडोज को बहुत अच्छे से समझा इस पूरे चैप्टर के अंदर।
उम्मीद करता हूं ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। एक्सरसाइज 14.4 सॉल्व करना मत भूलिएगा। मैग्नेटब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको डिलीवर करता है। क्लियर? आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। दूसरों की हेल्प जो करिए, शेयर जो करिए वीडियो को, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। क्लियर? और लाइक जो करिएगा क्योंकि टीचर का मोटिवेशन वहीं से आता है। तो चलिए मिलते हैं यहां पर इसकी एक्सरसाइज 14.4 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।